और दोस्त क्या हाल है, तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है, वेरी गुड। तो आज हम लोग करेंगे सीटेट सितंबर 2016 का पेपर 2 का साइंस सेक्शन। ये जो साइंस का सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को एक एक ऑप्शन को बहुत ही आराम से समझते हुए चलेंगे। तो मैं हूं अनुपम राज और ये है मेरा यूट्यूब चैनल टीचरीफाई। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। अब चलिए सीधे कर चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला यानी 61 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विज्ञान में व्यावहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो ऑप्शन होंगे हमारे वो उद्देश्य होंगे और एक ऑप्शन जो होगा हमारा उद्देश्य नहीं होगा। नहीं वाले में हमें टिक करना है। इस प्रकार से जब करेंगे तो नहीं वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा आप लोग का। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हो, यानी जो गतिविधियां हो हमारी वो ऐसी हो कि बच्चे अच्छे अंक ले आए, अच्छे ग्रेड पे आए या अच्छा प्रदर्शन कर पाए। क्या इसलिए कराते हैं प्रैक्टिकल्स हम? नहीं, इसलिए नहीं कराते हैं यार, ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है। हर सब्जेक्ट के लिए चीज़ गलत होती है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, वे विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ाएं, यानी जो हम गतिविधि कराएं वो ऐसी हो कि बच्चा समझ पाए कि यार विज्ञान है क्या, है ना, या जिस थ्योरी पे या जिस नियम पे सिद्धांत पे काम कर रहा है वो, जिस पर वो प्रैक्टिकल कर रहा है उसकी समझ और ज़्यादा बढ़ जाए। यार यही तो उद्देश्य हमारा है प्रैक्टिकल कराने का, है ना। तो ये चीज़ हमारी सही हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, वे समस्या समाधान का अवसर प्रदान करें, यानी जो गतिविधि हो उनमें हमारे कहीं ना कहीं समस्या समाधान की अवसर होना चाहिए, है ना। यानी वहाँ से वो बच्चे सीख पाएँ कि किसी समस्या का समाधान, एक सोल्यूशन हम कैसे ढूंढते हैं, ये प्रोसेस वो जान पाएँ, है ना। ये चीज़ भी उद्देश्य हमारा होता है। तो ये चीज़ हमारी सही हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, हस्त कौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक हो। हस्त कौशल का मतलब जो हैंड स्किल होती है हमारी, है ना, तो जो हाथ से किसी काम को करने की जो स्किल्स हैं हमारी, तो उसके डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल सही है ना। जब बच्चे खुद से प्रैक्टिकल अपने हाथों से करते हैं तो उनको समझ में आता है कि कौन चीज़ कैसे करनी है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई वो है, मान लो प्रैक्टिकल है या कोई भी प्रैक्टिकल है ना, तो वो जब खुद करते हैं तो वो चीज़ समझ में उनके अच्छी तरह से आ जाती है, वो उस चीज़ की स्किल बिल्ड करते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? पहला सही होगा, क्योंकि यही हमारा नहीं है, हमें जो उद्देश्य नहीं था वही पूछा था। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए हैं। पट्टी के एक सिरे को स्टैंड के साथ क्लैंप किया गया है और दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। तो पहले ये सेटअप बना लेते हैं, थोड़ा समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है कि ये हमारा स्टैंड है, ये हमारा वो हो गया समतल पट्टी होगी एल्यूमिनियम की। अब देखो यहाँ पे मोम के टुकड़े रखे हैं समान दूरी पे और यहाँ पे एक आग जल रही है, मान लेते हैं, है ना। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन देखो, पहला कथन क्या कह रहा है, लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं। तो ऐसा होता है ना, पहले ये गिरेगा फिर ये हो गया। अब देखते हैं सेकंड कथन क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित करती है, यानी जो हीट है वो इधर से इधर जाएगी। भाई सीधी सी बात है, एल्यूमिनियम है तो हीट तो ट्रांसफर होगी ही। यहाँ पे आग जल रही तो धीरे धीरे यहाँ पे भी उस ऊष्मा पहुँच जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है आगे। देखो उपयुक्त दोनों में से ए और बी दोनों ही निष्कर्ष हैं। ए और बी दोनों निष्कर्ष हैं। ए प्रेक्षण है, बी निष्कर्ष है, बी प्रेक्षण है, ए निष्कर्ष है। ए और बी दोनों ही प्रेक्षण है। जिसको निष्कर्ष और प्रेक्षण का मतलब पता होगा वो कर लेगा ये क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन। देखो जो पहला कथन है उसमें आप क्या कर रहे हो, चीज़ें होते हुए देख रहे हो, वो गिरते हुए आप देख रहे हो, है ना। मोम की जब जो टुकड़े गिर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप उसका अवलोकन ही तो कर रहे हो यार। प्रेक्षण का मतलब अवलोकन है यार, देखना है, ऑब्जर्वेशन है। तो इसका मतलब पहला क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा प्रेक्षण। जो सेकंड होगा हमारा एल्यूमिनियम की पट्टी, यहाँ पे हमने देखा क्या, हीट ट्रांसफर हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया। भाई हीट हमें दिख तो रही नहीं थी ना, हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि हीट कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रही है। तो ये हमारा होगा निष्कर्ष। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा सही होगा, हमारा सही होगा ए प्रेक्षण है, बी निष्कर्ष है, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 63 है, एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो प्रश्न देख लेते हैं। एक फ्रिज से बर्फ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं, उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है तथा दूसरे को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलती है, इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है? यार ये क्वेश्चन पेडागोजी का बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो देखते हैं। यानी कि
कौन सी स्किल को, प्रक्रियात्मक कौशल कौन सी स्किल को बढ़ावा मिलेगा? पहले ऑप्शन की बात करते हैं, प्रयोगात्मक, यानी जो ये चीज़ टीचर ने बोली, क्या बच्चे के सामने प्रैक्टिकल हो रहा था? उस चीज़ का प्रैक्टिकल बच्चे के सामने किया जाता था? नहीं, क्योंकि उसने प्रश्न पूछा है, ना कि प्रैक्टिकल हो रहा। तो ये चीज़ प्रयोगात्मक कौशल को तो बढ़ावा बिल्कुल नहीं मिल सकता। प्रेक्षण की बात करें तो प्रेक्षण कब हो जाएगा? जब बच्चे के सामने वो चीज़ होगी तभी तो वो अवलोकन करेगा। मैंने क्या बताया, प्रेक्षण मतलब अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। तो बच्चे के सामने ये चीज़ नहीं हो रही तो इसका मतलब वहाँ पे प्रेक्षण भी नहीं हो रहा होगा। अब देखते हैं परिकल्पना करना या चरों पर नियंत्रण करना। चरों पे यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो उस पर नियंत्रण या कंट्रोलिंग की बात हो रही है, तो ये भी चीज़ नहीं हो गई हमारी। हमारा ऑप्शन जो सही है वो है हमारा परिकल्पना करना। देखो कैसे परिकल्पना कैसे करना हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन है, बच्चे के सामने कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब जब आप ऐसा सेंटेंस उससे बोलोगे तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक फ्रिज आ जाएगा, तुरंत 2 टुकड़े आ जाएंगे बर्फ के, और एक का चूर्ण आ जाएगा उसके सामने। ये चीज़ क्या होगी, उसकी परिकल्पना में आ जाएगा, उसके दिमाग में, माइंड में आ जाएगा। इसलिए ये परिकल्पनात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 64, कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। तो पहले हम क्रियाकलाप देखेंगे। एक पत्ती को परखनली में लिया जाता है और उसके ऊपर स्पिरिट उड़ेला जाता है। इसके बाद परखनली को पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक पत्ती का रंग ना उड़ जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती हैं। पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा? देखिए, क्रियाकलाप होता है तो हम क्रियाकलाप करते क्यों हैं? कहीं ना कहीं हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ही क्रियाकलाप करते हैं, और निष्कर्ष से पहले की स्टेज क्या होती है हमारी? है विश्लेषण होती है। क्लियर है? अब देखते हैं ऑप्शन, ये चीज़ समझनी जरूरी थी। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पत्ती को हानि न पहुंचे इसके लिए क्या सावधानी बरती गई? क्या यहाँ पे किसी भी विश्लेषण की बात करी गई है? कुछ विश्लेषण, वहाँ पे सावधानी क्या बरती गई, इससे मतलब हो रहा है। तो ना तो ये विश्लेषण हमारा है और ना ही ये निष्कर्ष है। देखिए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। परखनली में स्पिरिट उड़ेलते समय क्या सावधानी बरती गई? तो ये भी चीज़ नहीं है, ये भी प्रिकॉशंस में आ गया, ये भी हमारी सावधानी में है। ना ही ये कोई विश्लेषण है, ना ही ये हमारा निष्कर्ष है। क्लियर? थर्ड ऑप्शन देखते हैं। जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग क्या हुआ? तो ये चीज़ अवलोकन से संबंधित है। अगर बच्चे ने क्रियाकलाप को ढंग से देखा होता, अवलोकन किया होता उसका, तो ये चीज़ उसको पता होती। लेकिन क्या बच्चे ने यहाँ पे कुछ विश्लेषण ऐसा हो रहा है? नहीं, विश्लेषण हम करते हैं निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। अब देखते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है। क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है? देखो, क्लोरोफिल को हटाया गया यहाँ पे, है ना, स्पिरिट डाली, गर्म किया तो क्लोरोफिल हट गई। तो बच्चे के दिमाग में अब ये चीज़ आ सकती है, या उसका विश्लेषण उसको करना होगा कि क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना भी यह प्रयोग किया सकता है। ये विश्लेषण ही है। क्लियर है? यही ऑप्शन हमारा सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। तो इन चीज़ों को देखो, अवलोकन, विश्लेषण, निष्कर्ष, इन सब चीज़ों को पता होना चाहिए। प्रेक्षण क्या है, तब ऑप्शन हमारे जल्दी क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन सही है। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 65, आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक की पानी में विलेयता के गुण को पहचान सकें। प्रतिप्रश्न उन्मुख शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो, प्रतिप्रश्न उन्मुख का मतलब पहले समझो। इसका मतलब होता है इंक्वायरी ओरिएंटेड, और इंक्वायरी ओरिएंटेड का मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करें, है ना, बच्चे खुद इंक्वायरी करें, देखें, खुद करके सीखें, ये है। तो शिक्षक ऐसा चाहता है। अब क्या करेगा शिक्षक? पहला ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों को रेत नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विविध विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें अपने विचार आजमाने में सहायता करेंगे। देखिए, यहाँ पे उसने मिश्रण प्रोवाइड करा दिया है बच्चे को, और अब कह रहा है कि बच्चे अब सोचो, करो। तो क्या होगा, एक तरीके से वो इंक्वायरी कर रहे हैं। अब बच्चे इंक्वायरी ही तो करेंगे ना, ज्ञान का निर्माण खुद ही करेंगे। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहले मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियों को समझाएंगे और उसके बाद रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना समझाएंगे। देखो, यहाँ पे पहले ही जो समझा देगा तो वो बच्चे इंक्वायरी कहाँ से करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो, सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके, और तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें उत्तर तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे भी ज्ञान का निर्माण नहीं कर पाएंगे बच्चे, क्योंकि वहाँ पे बाद में टीचर स्पष्टीकरण दे रहा है। क्लियर? फोर्थ ऑप्शन, रेत और नमक के मिश्रण को लेंगे, उसका पृथक किया जाना दिखाएंगे और उसके बाद विद्यार्थियों से स्वयं
पुनरावृत्ति के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे भी देखो क्या कर रहा है, शिक्षक ने पहले ही वो करके दिखा दिया, तो ऐसा कहाँ पे हो पाएगा यार, नहीं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है ना। वहाँ पे बच्चे खुद इंक्वायरी कर पाएंगे और अपने विचारों को आजमाएंगे वहाँ पे। क्लियर, पहला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 66, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंधों का वर्णन करता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होती है। सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं पहले, विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक प्रक्रिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विज्ञान और तकनीकी दोनों ही बराबर सृजनात्मक हैं। देखो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, विज्ञान एक प्राचीन उद्यम है परंतु तकनीकी उसकी अपेक्षा नवीन है। ऐसा भी नहीं है, दोनों ही एक साथ चलते हैं, ना ही कोई नवीन है ना प्राचीन है। जैसे जैसे हमारी विज्ञान आगे बढ़ती जाती है, हमारी टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती चली जाती है। और विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से और परस्पर आगे बढ़ते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है, दोनों एक साथ ही बढ़ते हैं। पहले विज्ञान और तकनीकी में अंतर समझना चाहेंगे। देखो पहला क्या होता है, विज्ञान होता है हमारे नियम या सिद्धांत। कोई भी नियम आता है तो वो विज्ञान होता है, कोई सिद्धांत है वो भी विज्ञान है। क्लियर। अब जब इन नियमों का, इन सिद्धांतों का हम यूज़ करके कोई नई चीज़ बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे काम आता है, खाली नियम तो हमारे काम नहीं आने लगा, तो उस चीज़ का, उस नियम का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। जब हम प्रयोग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट बन जाता है, वो हमारा टेक्नोलॉजी होती है। जैसे हमारा स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन किस नियम पे बेस्ड है, जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो इंटरनेट है, किस चीज़ पे बेस है, किस सिद्धांत पे बेस है, वो हमारी विज्ञान है। और फ़ोन जो है हमारी टेक्नोलॉजी है। क्लियर। तो पहला ऑप्शन जो हमारा होगा वो सही होगा, लेकिन इसको समझना भी ज़रूरी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख। मैंने क्या कहा, जब हम विज्ञान का प्रयोग कर लेते हैं, यानी टेक्नोलॉजी वो तभी बनता है जब उसका हम एक उद्देश्य हम करते हैं कि ये हमारे काम आने वाली है, और ये स्थान निर्दिष्ट होती है ना। विज्ञान तो व्यापक है एक तरीके से, क्योंकि विज्ञान हर फील्ड में काम करती है ना। और तकनीकी तभी तक काम होती है जब हम उस विज्ञान का यूज़ कर लें, तो ये एक पर्टिकुलर एक एरिया से रिलेटेड है ना। तब तक कि वो विज्ञान रहेगा जब तक कि हम उसका तकनीकी में यूज़ ना कर लें, तब तक कि वो विज्ञान ही रहेगा। और विज्ञान हर जगह फैला हुआ है, इसलिए वो व्यापक प्रयास कह सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे होगा, क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 67, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का एक गुच्छा है। धतूरा, गुलाब, चाइना रोज या गुड़हल, सूर्यमुखी। आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा लग रहा है बताओ। देखो सही आंसर इसका है सूरजमुखी। कैसे, मैं ये बताता हूँ। जो सूरजमुखी का फूल होता है काफ़ी बड़ा होता है, और बाहर बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, जो बाहर की पत्तियाँ होती हैं, जो बड़े वाले सूरजमुखी की बात कर रहे हैं हम, इतनी बड़ी पत्तियाँ होती हैं। तो इसमें जो अंदर का जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पे बहुत बहुत छोटे छोटे आप लोग को हमेशा डॉट डॉट दिखते होंगे, या कुछ छोटे छोटे पत्तियाँ जो बहुत बारीक बारीक सी, है ना। तो वो जितने भी बारीक बारीक होते हैं वो एक सिंगल पुष्प होता है। और ये जो बड़ा फूल है, ये इसको फूलों का गुच्छा कहते हैं। ये एक सिंगल पुष्प नहीं है, ध्यान रखो हमेशा। सूरजमुखी में इसको जो इतना बड़ा रहता है वो एक सिंगल पुष्प नहीं है। जितने भी यहाँ पे जो छोटे छोटे मैंने बताया ना, उनमें सब में बीज निकलते हैं, सबकी वजह से एक सिंगल बीज यहाँ पे सूरजमुखी का ऑयल निकाला जाता है ना, तो वहाँ पे बीज इकट्ठे होते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पुष्पों का एक गुच्छा बोलते हैं। बाकी जिस चीज़ें हैं, धतूरा, गुलाब, चाइना रोज, ये सब आप लोगों ने बहुत डेली देखते हैं आप लोग। तो ये जो चीज़ है हमारी एक सिंगल पुष्प है, और सूरजमुखी हमारा सिंगल पुष्प नहीं है। क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 68, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं वृत्तीय स्थानांतरी, आवर्ती गति, वृत्तीय स्थानांतरी गति। मतलब किस प्रकार की गति दर्शाते हैं, यही हमसे पूछ रहा है। तो पहिया कैसा होता है यार, बिल्कुल सिंपल सा गोल होता है ना, ये साइकिल का पहिया हमारे है। क्लियर है। अब वृत्तीय होता है क्या, बिल्कुल सही बात है यार। ये देखो बिल्कुल फिक्स केंद्र है और समान दूरी है, तो यार वृत्त ही तो होता है। जब वृत्त होता है तो वृत्तीय गति तो इसकी होगी, है ना। तो साइकिल के पहिए की वृत्तीय गति होती है। स्थानांतरी होती है क्या, हाँ बिल्कुल होती है। अभी पहिया यहाँ पे है, एक समान चाल से चल रही है, तो जो पहिए का पोजीशन होगी वो चेंज होगी ना। तो इस प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि स्थानांतरी गति भी हो गई हमारी। आवर्ती गति है, आवर्ती गति क्या होता है, एक फिक्स टाइम के बाद, है ना, फिक्स टाइम के बाद अपनी गति को दोहराए, है ना। अब देखो मतलब नियत चाल से चल रही है तो पहला चक्कर एक फिक्स टाइम में लगाएगी ना,
तो अगला चक्कर जो होगा सेकंड चक्कर जो होगा या थर्ड चक्कर जो होगा, फोर्थ चक्कर होगा, उतनी ही टाइम में लगाएगी ना जितने टाइम में पहला चक्कर लगाया था, क्योंकि नियत चाल से चल रही है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ही सही होगा, वृत्तीय, स्थानांतरी और आवर्ती, तीनों ही गतियां इसमें होंगी। अगर किसी को ये टॉपिक ढंग से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पे एक आई बटन लिंक मिल जाएगा, आप लोग को देख लीजिएगा। मैंने ही पढ़ाया है, बहुत बढ़िया वीडियो है, ठीक है, तो जाके देखो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 नंबर कह रहा है, मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र में जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? रेयान, नारियल, जूट या पटसन, कपास। रेयान क्या होता है यार? ये तो कृत्रिम रेशा है, तो इसको तो उगाने की बात ही नहीं हो रही है। नारियल, जूट और कपास। देखो, काली मृदा की बात करी है, और काली मृदा में क्या होता है हमारा? कपास होता है। काली कपास मृदा, यहाँ की जो मिट्टी होती है, इसको नाम ही रख देते हैं यार, काली कपास की मृदा। तो ठीक है, तो हम कपास वहाँ पे उगा सकते हैं। उसको मौसम कैसा चाहिए होता है? उष्ण जलवायु चाहिए होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ईवीएस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है। 70, विषम को चुनिए, भ्रूण, अंड, अंडाणु, युग्मक। देखो यहाँ पे सीटेट ने जो आंसर इसको माना है, ये माना है भ्रूण। तो भ्रूण किस लिए माना है? ये बहुत क्लियर रीजन तो नहीं है, कहीं पे मिल पाया है, लेकिन देखो, अंड, अंडाणु और युग्मक, ये सभी निषेचन के पहले की चीज़ें हैं। चाहे कोई पार्ट हो या कोई भी चीज़ हो, निषेचन के पहले की बात है। और जो भ्रूण होता है, निषेचन के जस्ट बाद बनता है। क्लियर है? तो इस वजह से भी ये रीज़न हो सकता है कि इसलिए उन्होंने भ्रूण को ऑप्शन सही माना हो। तो भ्रूण विषम है बाकी सबसे, ठीक है। 71 की बात करते हैं। लाला रस या लार, जो लाला रस होता है हमारा, जो हमारी लार निकलती है, उसी को बोलते हैं। तो ये इसका कार्य क्या है? पहला ऑप्शन देखो, मंड या स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना। नहीं, तो पहला ऑप्शन ही सही है इसमें यार। ये तो इसमें बिल्कुल साफ है यार, बहुत आसान चीज़ है। जो लार होती है वो मंड को, हमारे स्टार्च को, जो भोजन में स्टार्च होता है, उसको शर्करा में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर है? पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है अंतःश्वसन और उच्च श्वसन, यानी श्वास खींचने और श्वास निकालने, दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। देखिए, अंतःश्वसन में तो होती है, सबको पता है, जब हम सांस लेते हैं तो भाई ऑक्सीजन तो लेते ही है ना, तो ऑक्सीजन आती है। क्या बाहर निकालते टाइम भी ऑक्सीजन होती है? बिल्कुल होती है। अगर काफ़ी लोग को हो सकता है ना पता हो ये चीज़, ऑक्सीजन हम लेते हैं तब तो वायु में, क्योंकि 20.89 समथिंग परसेंट हमारी ऑक्सीजन तो होती है, तो इतनी ऑक्सीजन तो शरीर के अंदर जाती है जब हम सांस लेते हैं। जब हम सांस निकाल रहे होते हैं तो करीब 13 से 14% ऑक्सीजन वापस भी आती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है। CO2 तो निकलती है, लेकिन 13-14% कुछ समथिंग परसेंट इतना ऑक्सीजन बाहर भी आती है। जितना यूज़ हुआ, जो नहीं यूज़ हुआ वो नेक्स्ट टाइम बाहर निकल आती है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, बाकी सभी हमारे गलत है। 73, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, क्या होगी दूरी? पहले तो दर्पण बना लेते हैं यार। ये रहा हमारा दर्पण, है ना, ये हमारा दर्पण है, और ऋतु जी खड़ी हैं यहाँ पे। ऋतु जी यहाँ पे हैं, ये हो गया, ठीक है, ऋतु जी खड़ी हैं यहाँ पे, इनका प्रतिबिंब बना हुआ। देखो, समतल दर्पण में जब हमारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो कहाँ बनता है? दर्पण के जस्ट पीछे साइड। अगर आप इधर से देख रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब उतना ही पीछे, जितना आप यहाँ से खड़े हैं दूर, जितना आप दूर यहाँ से हैं, उतना ही दूर पीछे बनेगा, है ना, यहाँ पे। और दूरी कितनी दूरी है? यहाँ से इनका प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे आके। ये है ऋतु यहाँ पे, और ये ऋतु का रहा प्रतिबिंब। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 10। यह 10। अब क्या कह रहा है? अगर ये 10 दिया हुआ है तो सीधी सी बात है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया यार, तो ये 5 नहीं हो जाएगा? इसके प्रतिबिंब से दर्पण के बीच में दूरी 5, और यहाँ से इसकी दूरी बीच में 5। अब ये जब 2 मीटर आगे आ गई तब क्या होगा? सोचो,
बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर ये 2 मीटर आगे आ जाएगी, यहाँ पे आ गई, तो ये कितना बचा 3, यहाँ से यहाँ तक। अब जब ये 3 बचा तो इसका प्रतिबिंब भी तो आगे बढ़ाएगा यार, है ना, प्रतिबिंब भी तो आगे यहाँ पे बन जाएगा। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हुई भाई, जब 2 मीटर आगे बढ़ाई उसके बाद यहाँ पे ऋतु होगी, यहाँ पे उसका प्रतिबिंब होगा, यानी दूरी कितनी होगी हमारी 3 + 3 6 आ गया। बहुत बढ़िया समझा दिया हमने, 3 और 3 6। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4th 6 मीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 आपके पास 3 परख नलियां X, Y और Z हैं जो 3 विभिन्न विलयनों से आधी आधी भरी हैं। जैसे X में सोडियम क्लोराइड, यानी X में हमारा क्या भरा है NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। Y में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Y में हमारा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। Z में हमारा क्या है, Z में हमारा है HCl, Z में हमारा HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। उपर्युक्त प्रत्येक विलयन में फिनोल्फ्थालीन विलयन की एक एक बूंद डालने पर आप परीक्षण करेंगे कि परखनलियों में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देते हैं। फिनोल्फ्थालीन एक सूचक है जो चेक करता है कि कौन चीज़ अम्ल है, कौन चीज़ क्षार है। और ये फिनोल्फ्थालीन का कलर क्या होता है, पानी जैसा। ये खुद इसका कोई कलर नहीं होता, ये पानी जैसा दिखता है। तो अब जब इसमें डालते हैं, NaCl क्या है हमारा, एक साल्ट है, एक लवण है, और इसका pH कितना होता है 7 होता है। ये मतलब ना ही ये अम्लीय है ना ही ये क्षारीय है। तो यानी जब हम फिनोल्फ्थालीन को NaOH की उसमें X में डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी रंग नहीं बदलेगा, यानी रंगहीन रहेगा, क्योंकि फिनोल्फ्थालीन खुद ही रंगहीन है। NaCl वो भी नमक है भाई, NaCl सोडियम क्लोराइड नमक ही तो होता है, तो वो रंगहीन रहेगा, यानी X रंगहीन रहेगा। तो पहला और 4th में से कोई भी सही हो सकता है। क्लियर। अच्छा, सेकंड में देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, NaOH क्षार है, फुल्ली बहुत हार्ड क्षार है ये, है ना। और क्षार के साथ वो कैसा कलर देता है, गुलाबी। फिनोल्फ्थालीन को जब क्षार के साथ मिलाएंगे हम तो गुलाबी रंग देगा। यहाँ पे फीका हरे की बात कर दी है, यहाँ पे गुलाबी की बात कर दी, पहला ऑप्शन ही सही होगा। और तीसरे की बात कर लेते हैं, जब Z में मिलाएंगे HCl में तो हमें कोई रंग नहीं मिलेगा। यानी जो हमारा फिनोल्फ्थालीन है क्षारों के साथ गुलाबी रंग देता है और अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता है, और ये तो लवण ही है, इसके साथ भी कोई रंग नहीं देगा, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, आ गया समझ में ना, फिनोल्फ्थालीन किस प्रकार से वर्क करता है, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 75 हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। क्या क्रम है, ऐसे हमारे दांत होते हैं ना, तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं हम, इधर की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले जो दांत होते हैं उनका नाम क्या होता है, कृंतक, फिर रदनक आते हैं, फिर अग्रचर्वणक आते हैं, फिर जाते हैं चर्वणक। किस प्रकार से होते हैं, ये होते हैं 2 होते हैं, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होते हैं 3, यानी ICPM है ना, इसको बोलते हैं ICPM इंग्लिश में। देखो यहाँ पे हो गए कितने, 3 2 5 6 7 8, तो 8 यहाँ पे हो गए, 8 यहाँ पे हो गए, और ये तो नीचे वाले दाढ़ के हो गए। मान लो ये नीचे हैं तो ऊपर भी तो इतने ही होंगे, 8 8 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, और 16 16 32, टोटल 32 दांत होते हैं। तो कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, है ना। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आसान था। 76 पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण खिंचाव के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण चूषण कर्षण होता है। जो पानी ऊपर खींचे जाते हैं ना पत्तियों द्वारा, जो ऊपर के भाग होते हैं जो पानी ऊपर खींचते हैं, वो किस वजह से होता है, उस परिघटना को क्या बोलते हैं। देखो बहुत से बुक्स में ये गलत दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अवशोषण। शायद आपको भी अवशोषण सही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अवशोषण क्या होता है कि जमीन से अवशोषित करता है, पानी को अवशोषित जमीन से करता है, वो बात सही है, लेकिन पानी ऊपर कैसे पहुंच जाता है, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ऊपर की पत्तियों तक कैसे आते हैं, वो जाता है वाष्पोत्सर्जन की वजह से, वाष्पोत्सर्जन की वजह से। देखो क्यों, जबकि वाष्पोत्सर्जन आपको 100% गलत लग रहा होगा, जबकि सही यही है। वो इसलिए है क्योंकि जब अब वाष्पोत्सर्जन होता है, धूप निकलती है, पानी वाष्पित हो जाता है, तो पानी में पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है, और वो उस पानी की पूर्ति कहाँ से होगी, जो जड़ों से पानी खींचा गया है, अवशोषित किया गया है। और ये चूषण कर्षण होता है क्योंकि वहाँ पे पत्तियों में जब वाष्पित हो जाती है तो वहाँ पे एक हल्का सा बहुत पॉइंट्स में, है ना, बहुत कम फोर्स एक जनरेट होता है जो पानी को खींचता है, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। जाइलम पानी के अवशोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पानी ही ऊपर जाइलम पहुँचाता है।
है ना, जाइलम का काम ही यही है। तो ये चीज़ वाष्पोत्सर्जन के कारण होती है, ध्यान रखिएगा, ना कि अवशोषण की वजह से। अवशोषण की जो क्रिया होती है हमारी जड़ों तक होती है, उसको आगे ऊपर मतलब नहीं होता है। क्लियर है। 77 निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है, यानी अदरक कहाँ से जनन करता है या कहाँ से नए पौधों को जन्म देता है। पत्तियों से तो देता नहीं है, जड़ें होती हैं लेकिन जड़ों का कोई काम नहीं होता है, वो देता है तनों से, क्योंकि उसके बीज भी नहीं होते हैं, तनों से देता है। तना क्या होता है, जो अदरक जो हम लोग खाते हैं वो प्रकंद होता है ना, वही तना ही होता है, वो जड़ नहीं होती। हम लोग जड़ नहीं खाते हैं, हम लोग तना खाते हैं उसका, तो वहीं से प्रकंद निकल आता है, वहीं से एक नए पौधे को जन्म देता है। तो क्लियर है, तो ये हमारा तना ऑप्शन सही होगा। 78 निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालक हैं, यानी कौन कौन से करंट फ्लो करते हैं। सिरका, शर्करा का विलयन, लवण का विलयन, आसुत जल। देखो सिरका क्या है, एक एसिड है CH3COOH, इसको करते हैं तो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है CH3COO- और H+, ये अलग हो जाते हैं। तो ये क्या है, आयंस है, इनकी वजह से क्या होगा, हमारा करंट फ्लो हो जाएगा। शर्करा का विलयन यानी चीनी का घोल से कह सकते हो, ग्लूकोज कह सकते हो, ये अलग अलग टूटता नहीं है ना, तो जब टूटेगा नहीं तो यहाँ पे हमें फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो कंडक्शन नहीं हो पाएगा। लवण के विलयन की बात करें, लवण क्या मतलब है, NaCl जिसे कह सकते हो, ये एक लवण है, तो Na+Cl-, यहाँ पे भी अलग हो जाता है पानी के घोल में, तो ये भी एक तरह से आयंस में डिवाइड हो गया, तो यहाँ से भी कंडक्शन हो जाएगा। आसुत जल की बात करें तो आसुत जल क्या होता है, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, है ना, इसको वाष्पित करके, पानी जो नॉर्मल जल होता है उसको वाष्पित करके और संग्रहण के थ्रू प्राप्त किया जाता है, तो उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है, इसकी वजह से कोई भी कुछ भी नहीं होता इसमें, मतलब कोई गंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ये भी बिल्कुल प्योर होता है। और यहाँ पे फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, तो करंट फ्लो नहीं हो पाती। तो हमारे कौन कौन से करंट फ्लो कर पाते हैं, तो ये हमारे कर पाएंगे, सिरका कर पाएगा और लवण का विलयन कर पाएगा, यानी A और C ऑप्शन सही होगा हमारा, ठीक है ना, A और C ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, 79 की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन A क्या है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण का काम क्या होता है, इसका काम होता है भोजन का निर्माण करना। कैसे भोजन का निर्माण करते हैं, CO2, जल और धूप यानी प्रकाश और क्लोरोफिल, इन सब का मिला के भोजन का निर्माण किया जाता है। तो अगर थोड़ी देर पौधे भोजन नहीं भी बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा भोजन वो पहले से ही स्टोर करके रखते हैं। अब तो ये पहला कथन तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरे कथन की बात करते हैं, पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। देखिए श्वसन क्या होता है, ये जो भोजन बनाया गया है, इस भोजन को ही ऑक्सीजन, श्वसन में क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हो, कोई भी हो, श्वसन में वो ऑक्सीजन ही लेता है। प्रकाश संश्लेषण के टाइम वो CO2 लेते हैं, जब वो श्वसन कर रहे होते हैं तब वो ऑक्सीजन लेते हैं, और श्वसन कंटिन्यूस चलता रहता है। यानी इस भोजन को जो तोड़ने की प्रक्रिया है, जो कोशिकाएं करती हैं, और वो हमेशा करती रहती हैं, कंटिन्यूस चलता रहता है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी गलत यहाँ पे, क्योंकि श्वसन की क्रिया को थोड़ी देर के लिए भी रोका नहीं जा सकता है, ये कंटिन्यूस चलती रहती है ना। तो अब देखते हैं कथन C पे, पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है। भाई आवश्यक दोनों ही हैं, एक चीज़ को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, प्रकाश संश्लेषण को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, लेकिन आवश्यक दोनों है ना, ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ सही हो जाएगी हमारी। कथन D की बात करें अगर, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक यानी एक ही समय में होने वाली प्रक्रियाएं हैं। बिल्कुल सही बात है, मैंने क्या कहा, प्रकाश संश्लेषण तो दिन में होगा ही, क्योंकि प्रकाश है तो प्रकाश संश्लेषण होता रहेगा, लेकिन अगर श्वसन की बात करें तो श्वसन हमारे पेड़ पौधे दिन में भी करते रहते हैं और रात में भी करते रहते हैं, क्योंकि जो भोजन से जो एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहती है ना। तो श्वसन 24 और चलता रहता है, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण है वो केवल और केवल दिन में चलता है। क्लियर है, तो हमारा जो सही कथन कौन से हैं हमारे, A सही है, C सही है और D सही है। A C D देखो कौन सा सही है, A C D कहीं पे है, D ऑप्शन A C D। क्लियर है। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लकड़ी का एक टुकड़ा किसी मेज पर विराम की अवस्था में है, इस टुकड़े पर कार्यरत बल या बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है। बताओ भाई क्या कह सकते हैं। तो पहले एक वो बना लो यार, एक समतल हो गया हमारा, ये एक वो हो गया लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इस पर काम कर रहे हैं। देखो नीचे की तरफ गुरुत्व तुरंत तो लगेगा यार जी। तो मान लो इसका जो द्रव्यमान m है, तो नीचे की तरफ एक भार होगा ना इसका, भाई वस्तु का भार भी तो होगा, वो क्या होता है
W=mg, ये बाहर है वस्तु का, और ये एक तरह का बल होता है जो नीचे की तरफ लगता है। क्लियर है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल तो यहाँ पे लग ही रहा है। घर्षण बल की बात करें तो ये नहीं लग रहा है, क्योंकि वस्तु गतिमान नहीं है, ना समतल गतिमान है, ना ये वस्तु, ना ये तो विराम अवस्था में लकड़ी का टुकड़ा वैसे भी है। तो घर्षण बल तभी लगेगा जब वस्तु गतिमान हो, कोई ये चलने की कोशिश कर रही है, उस पर कोई फोर्स लगाया जा रहा हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो घर्षण बल नहीं होगा। पहला ऑप्शन तो हमारा हो गया कट। सेकंड कथन की ऑप्शन की बात करते हैं, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो ये भी चीज़ गलत है। मैंने अभी बताया ना, mg क्या है, एक तरह का बल ही है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो भार के बराबर है। थर्ड ऑप्शन, इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है। संतुलित बलों का कोई युगल यानी पेयर कह सकते हो, कार्य कर रहा है, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। देखो, इसको थोड़ा समझने वाली बात है कि कोई वस्तु संतुलन में या विराम अवस्था में तभी रह सकती है जब उस पर कोई संतुलित बल लगाए जा रहे हों। तो यहाँ पे सिंगल एक बल तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब अभी ये संतुलन में नहीं होगी। अगर ये संतुलन में है, क्योंकि विरामावस्था में कहा गया, तो इसका मतलब वो संतुलन में तो है ना। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इस पर फोर्स कुछ लग रहा होगा, तभी ये विरामावस्था में है, वरना ऐसा नहीं होता। तो इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है, तो ये चीज़ भी गलत हो जाएगी हमारी, क्योंकि एक फोर्स कहीं ना कहीं लग रहा है। वो फोर्स कौन सा है मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने क्या बताया था कि कोई भी वस्तु, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, जब एक बल है तो उसके विपरीत में एक बल कार्य करेगा। तो यहाँ पे जब नीचे की तरफ एक बल कार्य कर रहा है, तो ऊपर की तरफ भी तो एक बल कार्य करेगा या नहीं करेगा, बताओ, है ना। ये देखो, यहाँ ऊपर की तरफ भी एक बल कार्य करेगा। क्या होता है, रिएक्शन फोर्स। इस फोर्स का उल्टा जस्ट रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, जो इस W=mg को बैलेंस कर लेगा। इसकी डायरेक्शन उल्टी होगी, लेकिन R का जो वैल्यू होगी वो इसके जस्ट बराबर होगी। जब दोनों ही बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये संतुलित हो जाएंगे ना। डायरेक्शन अपोजिट है और फोर्स बराबर है, तो इसका मतलब ये संतुलित हो जाएगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। समझ रहे ना, इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है भाई। कौन सा युगल है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 क्या कह रहा है, बांस के पौधे की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं। भाई अगर कोई गांव में रहता होगा उसको ये बहुत आसानी से पता होगा। देखिए, इसकी जो जड़ होती है काफ़ी गहराई तक नहीं होती है, ऊपर ही ऊपर जड़ रहती है, मतलब ये रेशेदार होती है जड़ें। इसको क्या बोलते हैं, जकड़ा जड़। तो जड़ तो ऐसी होती है, तो इसकी जो पत्ती होती है वो काफ़ी ऐसे लंबी करके होती है, लेकिन इसमें जो विन्यास होता है वो ऐसा ऐसा होता है, ऐसे बनी होती है। तो ये क्या है भाई, ये समांतर सिरा विन्यास है ना, ये जालिका नहीं है, यहाँ पे कोई जाली रूप है क्या, नहीं, ये समांतर सिरा विन्यास है। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भाई ये तो पढ़ने की जरूरत थोड़ा ना है यार, ये तो देखने की चीज़ है, इसीलिए कहते हैं यार बाहर देख लेगा थोड़ा बहुत। 82 की बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत समझने वाला है। देखो, चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है, हमें जो तथ्य सही नहीं है उसकी बात करनी है। तो पहले कथन की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से आरंभ होती हैं, दक्षिण ध्रुव में विलीन होती हैं। बिल्कुल सही बात है। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं। ध्यान रखो, एन से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी। ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। तो पहला कथन हमारा, जो पहला ऑप्शन है हमारा, सही जाएगा। आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको सबसे बाद में बात करो, है ना। ये चीज़ ऑप्शन टिक करने का सही वो रहता है, तरीका रहता है। तो चुंबकों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सजातीय मतलब नॉर्थ को नॉर्थ, भाई दूर भागेगा ना, चिपकेगा नहीं वो, फिर एस दूर भागेगा। जब नॉर्थ को साउथ से मिलाओगे तभी वो चिपकेगा, है ना, तभी आकर्षित करेगा। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। देखिए, यहाँ पे जब निकलती हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेखाएं होती हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती सबसे ज़्यादा एन और एस पे होती हैं, क्योंकि यहाँ से निकली उतनी ही यहाँ पे मिल जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रबल भी होता है। ये चीज़ भी सही हमारी हो गई। तो अब डाउट पे आता है सेकंड ऑप्शन, आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण नहीं है। भाई चुंबक का काम क्या है, आकर्षित करना। तो यार ये चीज़ कैसे गलत हो सकती है, आप ये बताओ। डाउट वो आ गया नहीं आ गया, तो ये चीज़ कैसे हो सकती है कि ये इसका निश्चित परीक्षण नहीं है। देखो, होता क्या है कि चुंबक जो आयरन, निकिल, कोबाल्ट, इन सबको, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, इन सबको आकर्षित कर लेता है। तो अगर इसको आकर्षित कर लेता है, आयरन को, कोबाल्ट को, निकिल को, या दूसरे चुंबक को भी, तो क्या हम इस सब चीज़ों को चुंबक कह सकते हैं क्या टेस्ट हो गया पूरा? नहीं हो पाया, ये टेस्ट अभी पूरा नहीं हो पाया है।
यानी कि अगर हमें ये चेक करना हो कि चुंबक है या नहीं है, तो हमें SN को, यानी दोनों चीज़ें, अगर वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे, आकर्षित भी करे, मान लो एक बार टेस्ट किया तो आकर्षित कर रही है, तो हमें साथ में प्रतिकर्षण वाला भी एक्सपेरिमेंट हमें करना पड़ेगा। अगर दो चीज़ें रखी, मान लो एक यहाँ पे कुछ कोई चीज़ दूसरी है और यहाँ पे एक चुंबक है ना, अब एक दूसरे को साथ में रखो, अगर ये प्रतिकर्षित कर जाए तभी हम ये 100% कह सकते हैं कि ये चुंबक है, ये वाला। हाँ, ये तो चुंबक हमारे पास पहले से ही नोन है। लेकिन अगर केवल आकर्षित करता है तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये मे बी ये आयरन हो सकता है, ये निकिल हो सकता है, या ये कोबाल्ट हो सकता है ना। तो इसका मतलब है कि केवल आकर्षण से हम नहीं कह सकते, लेकिन तो इसका मतलब ये हो गया आकर्षण चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण नहीं है। जब हमें रियल टेस्ट करना होगा तो हमें प्रतिकर्षण वाला टेस्ट करना ज़रूरी हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ है ये, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है हमारा 83, नीचे दिए गए धातुओं और अधातुओं का मिलान उसके उपयोगों से कीजिए। भाई धातु दी है, उसका उपयोग करना है। आयोडीन क्या यूज़ होता है भाई, जो हमारे चोट घाव बन जाते हैं, वो जो पेस्ट आता है जो भी हम लगाते हैं एंटीसेप्टिक जो भी है ना, आयोडीन घावों पे लगाने काम आता है। मरकरी क्या करता है भाई, मरकरी का सबसे ज़्यादा पारा क्या यूज़ होता है यार, तापमापियों में यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है, सबको पता है, थर्मामीटर है ना। तो ये चीज़ हो गई हमारी। एल्यूमिनियम का क्या यूज़ होता है, एल्यूमिनियम फॉयल आती है, ध्यान है आप लोग को। तो खाद्य पदार्थों की डिब्बा बंद पैकेजिंग में, या जिसे कह सकते हैं कि कैन आती है ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसकी कैन आती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो एल्यूमिनियम या टीन जो भी हो, तो एल्यूमिनियम का खाद्य पैकिंग में काम आता है। क्लोरीन की बात करें भाई, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, क्लोरीन जल शोधन में काम आती है। तो अब भाई इसका मिलान कर लो, कौन सा है, ए का 2 से मिलाओगे, कहाँ से आएगा, ए का 2 यहाँ से मिल रहा है, नहीं, ए का 2 B3 में मिल रहा है, C4 में जा रहा है, C4 में जा रहा है, और D1 में जा रहा है। क्लियर है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही जाएगा। आया समझ में। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 84 बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी है, प्लास्टिक के बारे में अगर पता होगा तो भी कर पाओगे। 84, निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। सत्य कथन कौन सा है, मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग है। थर्मोसेटिंग और प्लास्टिक के बारे में पता है। प्लास्टिक के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन सा है, एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग। सेटिंग का मतलब ध्यान रखो, एक बार अगर उसको गर्म करके कोई चीज़ बना दी गई, वो दोबारा उसको पिघला के हम नई चीज़ बना नहीं सकते, है ना, उसको दोबारा नहीं बना सकते, वो होती है थर्मोसेटिंग। एक बार मतलब ध्यान में रखने के लिए याद कर लो कि वो एक बार सेट कर दिया तो सेट हो गया, खत्म, जिंदगी भर के लिए उसको दोबारा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन थर्मो जो प्लास्टिक होती है, जो हमारी पॉलीथीन वगैरह होती हैं, क्या करते हैं, एक बार पिघलाया, पिघल गई भाई, कुछ भी बना लो, उसके बाद फिर से पिघला दो, फिर से कुछ बना लो, तो ये होती है हमारी थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो जो थर्मोप्लास्ट जो हमारी मेलामाइन है और बैकलाइट है, ये दोनों ही क्या है, थर्मोसेटिंग है। थर्मोसेटिंग मतलब एक बार अगर इनको फिक्स कर दिया गया तो दोबारा कभी इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, इनका उच्च गलनांक जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। तो ये बैकलाइट और थर्मो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कहाँ गया, थर्मोसेटिंग है कहीं पे, दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्लियर। बैकलाइट का यूज़ कहाँ पे होता है, जो हमारे बिजली के स्विच वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर बिजली के सामान जो भी बनाते हैं ना, तो एक चीज़ उनको दोबारा कहाँ यूज़ कर सकते हो, गला के यूज़ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, तो ये थर्मोसेटिंग हो गया। मेलामाइन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेलामाइन जो होता है, जो हमारे बर्तन आते हैं, नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं, नॉन स्टिक जो आते हैं ना, उस पर एक परत चढ़ी होती है, नॉन स्टिक वाली कहते हैं, ब्लैक ब्लैक सा होता है, तो वो मेलामाइन होता है ना। तो वो गलता नहीं है, देखो कितना हाई टेम्परेचर कर दो भाई, तवे पे आते हैं आजकल, तो पैन वगैरह आते हैं उस चीज़ के, है ना, तो मेलामाइन बर्तनों में लगाया जाता है, तो वो भी एक थर्मोसेटिंग है। एक बार सेट हो गया तो कभी नहीं चेंज होने वाला। कितनी बार मैं बोल के समझा देता हूँ यार, ध्यान दो। ठीक है, अगले क्या देखते हैं, निर्देश दिए हैं यहाँ पे। प्रश्न संख्या 85 से 87 तक नीचे दिए गए परिच्छेद पर आधारित है। तो भाई 85, 6 और 7 इसके लिए परिच्छेद पढ़ना पड़ेगा हमें। कक्षा 8 की एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलाप का निदर्शन किया। तो भाई ये निदर्शन हम लोग भी कर लेते हैं। शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लिया और उसे जलाया। भाई बहुत बढ़िया किया उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस को गिलास से बाहर ना जाने दिया जाए। ठीक है, ऐसा कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाल दिया।
मतलब यहाँ पे गिलास था, पहले क्या किया उन्होंने, बर्न किया सल्फर यहाँ पे, और इस चम्मच को यहाँ पे अंदर डाल दिया, यहाँ पे कुछ गैस बनी, फिर गैस बनने के बाद उसको ढक दिया, अब इसको थोड़ी देर बाद उसमें वाटर डाल दिया, है ना। तो यहाँ पे सल्फर, बर्न सल्फर और यहाँ पे पानी है। अब देखो होगा क्या, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्या होता है यदि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं। भाई लाल लिटमस पत्र इसी में डालो और नीला डालो, तो क्या होगा, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, या नीला पत्र नीला ही रहता है, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। अगर किसी को पता है ये सब प्रोसेस कैसे हुई है वही कर पाएगा ये क्वेश्चन। और समझ लो इस बार बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, हर बार आता है। देखो जब सल्फर होती है, केवल सल्फर तो कोई क्रिया नहीं करेगी पानी के साथ, ठीक है, क्योंकि पानी डाला गया है, केवल अगर सल्फर लोगे तो कोई क्रिया नहीं करेगा। यहाँ पे क्या किया, इसलिए यहाँ पे उसको पहले बर्न किया, सल्फर को बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया की उसने, तो क्या बना हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बना, क्या बना सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्योंकि यहाँ पे क्या बताया था, जो गैस बनी, अब उसमें गैस बनने के बाद उसमें पानी डाला, तो यहाँ पे जब सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, अब यहाँ पे बना हमारा H2O, पानी डाला तो H2O बन गया, H2O डाल दिया ना वहाँ पे, SO2 और H2O। अब ये रिएक्शन करेंगे आपस में, क्या बनाएंगे हमारे, देखो यहाँ पे H2SO, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो H2SO3। एक ऐसा फॉर्मूला होता है, याद आया कुछ, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 बनता है, वो H2SO4, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो बनता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, और जल से जब क्रिया करने पे बनाते हैं तो क्या बनता है हमारा H2SO3 बनता है। और ये जो हम लोग ताजमहल क्यों पीला हो रहा है, यही रीज़न है ना, हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, फिर जो बारिश होती है तो अम्लीय वर्षा बन जाती है, तो अम्ल ये बनता है, कौन सा अम्ल बनता है, सल्फ्यूरस, ये होता है। जब H2SO4 जब बोलें तो ये हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और जब H2SO3 बनता है तो उसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है। जब एसिड बनता है, अब देखो क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, एसिड टेस्ट के लिए क्या करते हैं भाई, अम्ल है ना, तो अम्ल क्या करेगा, नीले को लाल कर देगा भाई, अम्ल नीले को लाल कर देगा। तो यहाँ पे क्या करें, नीले लिटमस को, ए तो नीला रहता है, हाँ नीले को लाल हो जाता है, आया समझ में, सेकेंड ऑप्शन नीला लिटमस लाल हो जाता है। पूरा बहुत ढंग से समझा दिया यार, इतना ढंग से कोई समझाएगा ही नहीं। अब देखो 86 इसी पे बेस्ड है। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। मैंने क्या बताया था, जब सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस बनी थी हमारी ना SO2, जल घोला क्या बना हमारा यार H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। देखो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड दोनों दिए हैं, तो हमारा कौन सा सही होगा, सल्फ्यूरस एसिड, ना कि सल्फ्यूरिक। बुक्स में यार सल्फ्यूरिक दिया हुआ, सोचो गलत दिया हुआ बुक्स में। 87 की बात करते हैं। 87 देखो, उपर्युक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये जो हमने प्रैक्टिकल किया या निदर्शन जो भी था, इसमें क्या क्या हो सकता है, प्रेक्षण तो भाई हो रहा है, अवलोकन तो बच्चे कर रहे हैं। चरों पर नियंत्रण, यहाँ पे कोई कांस्टेंट था या फिर मतलब कोई वेरिएबल था, उस पर कोई कंट्रोलिंग कर रहे हैं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसकी तो बात ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन। प्रेक्षण, निष्कर्ष निकालना और मापन, यहाँ पे कोई चीज़ मापना अपना कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ, तो ये भी चीज़ गलत हमारी। तो प्रेक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्ष, ये चीज़ हो रही। देखो यहाँ पे फोर्थ में मापन है, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, तो हमारा थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। प्रेक्षण तो हो ही रहे, बच्चे अवलोकन कर रहे हैं तरीके से। अब वर्गीकरण, निष्कर्ष पे मैंने पहले ही स्टार्टिंग, अगर पूरी वीडियो आपने देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा, मैंने बताया था निष्कर्ष पर जब पहुंचना होता है तो हमें वर्गीकरण करना ही पड़ता है, वर्गीकरण के बाद निष्कर्ष होता है, उसके पहले प्रेक्षण, सब सीरीज से चलता है, सबसे पहले प्रेक्षण, वर्गीकरण, निष्कर्ष। क्लियर है, तो ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, थर्ड ऑप्शन सही है। मज़ा आ रहा है ना। 88 दो क्वेश्चन लास्ट के बचे हैं, मज़े से करते हैं। 88 क्या है, एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल, चीनी के घोल दोनों की 2-2 बूंदें रखने को कहती है। उसके बाद वह उन्हें सतह को टेढ़ा करने और उन बूंदों के नीचे पहुंचने का परीक्षण करने को कहती है। इस प्रक्रिया से शिक्षिका द्रव के किस गुणों को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है। समझ में आया। देखो यार मैं बताता हूँ, उसने कहा कि एक समतल लो, उस पर क्या मतलब एक सिंपल से समतल लो, है ना, और उस पर क्या करना है, बूंद डालो। किस चीज़ की, एक तो चीनी का घोल होगा और एक तो ऑयल होगा यहाँ पे। अब इसको उठाओ,
तो नीचे बहने का जो नीचे पहुंचने का क्रम, तो ये क्या करता है यार, ये गाढ़ेपन की बात कर रहा है। जो ज़्यादा गाढ़ा होगा वो थोड़ा लेट में आएगा, जो कम गाढ़ा होगा वो नीचे आ जाएगा। तो ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम श्यानता की बात कर रहे हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भाई उसी को तो श्यानता बोलते हैं, गाढ़ापन कह लो यार। विलेयता की बात यहाँ पे हो नहीं रही है, परिणाम की बात नहीं हो रही है, बिंदु की बात नहीं हो रही है। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, विस्कोसिटी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 89 क्या कह रहा है, आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थियों को यह विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। मतलब बच्चों को यह लगता है कि जो चीज़ पौधे को चाहिए वो केवल मिट्टी से ही मिलती है। इस विचार के खंडन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयोगी होगी। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक सुनिर्मित पावर पॉइंट दिखाना। तो वही प्रकाश संश्लेषण तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन पढ़ो पहले यार, जो चीज़ बेटर होगी उसी को हम टिक करेंगे। पावर पॉइंट दिखाना एक अच्छी चीज़ है ना। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा संबद्ध रासायनिक प्रतिक्रियाओं को विस्तारपूर्वक। भाई छोटा बच्चा यार 6 में है, ये सब चीज़ें हम ऐसे नहीं दिखा सकते ना, बता नहीं सकते, बच्चों को समझ नहीं आएगा। विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का परीक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। तो ये भी सही हो सकता है, देखो यहाँ पे, क्योंकि बच्चा यहाँ पे मनी प्लांट की बात कर रहा है, मनी प्लांट को पानी में लगाया है, मिट्टी की यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन मनी प्लांट है तो वो पानी में कुछ टाइम तक चलता रहेगा, प्रकाश संश्लेषण है, वहाँ से उसको वाटर मिल रहा है, तो वहाँ पे वो चल जाएगा। और यहाँ पे बच्चे को समझने में ये सहायता मिल जाएगी कि हर चीज़ केवल मिट्टी से नहीं मिलती है, बाकी चीज़ें वातावरण से भी मिल जाती हैं, कुछ पानी तो अलग से मिल जाता है ना। क्लियर, तो ये चीज़ सबसे सही होगी। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों को मनोरंजक नहीं यार, मनोरंजक नहीं कराओ बच्चों को, ये क्लियर है ना, आसान है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि, क्या अपेक्षा है भाई प्रक्रियात्मक वैधता की। पहला ऑप्शन देखते हैं, विज्ञान को एक ऐसे विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशेषताएं हैं। ठीक है, विज्ञान में अनूठी विशेषताएं हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे ही पढ़ाया जाए? नहीं, ऐसे ही नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। विज्ञान को कनेक्ट करो ना, विज्ञान को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करो, दूसरे सब्जेक्ट को विज्ञान से कनेक्ट करो, चीज़ों से कनेक्ट करो, आसपास के माहौल से कनेक्ट करो, है ना। ऐसा नहीं है कि एक विज्ञान को अलग सब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसकी एक प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसा ही पढ़ाते चले जा रहे हैं, है ना। कनेक्शन नहीं करोगे तो यार उसका मतलब क्या रह जाएगा उस ज्ञान का, कोई नहीं। तो ये चीज़ हमारी गलत जाएगी। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, विज्ञान को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। फिर वही बात है ना भाई, जब तुम ऐसा पढ़ाना चाहते हो कि दूसरे से वो कनेक्ट ना करे, दूसरे से इफेक्टेड ना हो, दूसरी चीज़ें, हमारा समाज इफेक्ट ना हो, हमारी सोच इफेक्ट ना हो, तो फिर वो चीज़ गलत हो जाएगी ना। हमारे मूल्यों से मुक्त हो, तो ये मूल्यों से मुक्त नहीं, हमें युक्त करना होता है, गलत। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? ठीक है, जो हमारे नेचर में चीज़ें हो रही हैं उससे सुपरिचित कराया जाए। हाँ, चीज़ ऐसे हो रही है, ओके क्लियर। हाँ तो ठीक है, आगे देखते हैं यार, जो उसको क्लियर करने के लिए फोर्थ ऑप्शन देखो, शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो। ये चीज़ देखो सही है, मतलब प्रक्रियाएं हो रही हैं वो बात सही है, लेकिन उसमें क्या वैज्ञानिक चीज़ है ना, वैज्ञानिक किस तरह से, वैज्ञानिक ढंग से, इसमें सत्यता क्या है यार, वैज्ञानिकता का क्या मतलब होता है, उसमें सत्यता की जांच हो सके। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन था, प्राकृतिक प्रक्रियाओं से, जैसे कि मान लो यहाँ पे सूर्य है, तो हम सबको पता है भाई सूर्य निकलता है, अस्त जाता है, ऊर्जा देता है, ऐसा कुछ करके, लेकिन ये ऊर्जा कहाँ से आती है, किधर से किधर जाता है, पृथ्वी घूमती है, ये सब चीज़ें क्या है, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है। वैज्ञानिक सोच होगी तभी तो हम ये जान पाएंगे कि यार सोलर एनर्जी भी यूज़ होती है, सूरज से हम इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या है, वैज्ञानिक सोच है। अगर हम यही सोचते हैं कि नहीं ठीक है यार सूर्य है अपना चल रहा है, तो ये चीज़ें है ना, समझ पा रहे हैं आप लोग, रिलेट करोगे तो भी समझ में आएगा, क्योंकि जो वर्डिंग है बहुत कठिन होती है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। और पूरा सेशन कैसा लगा यार, तो पहले बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन, और मुझे बहुत मज़ा आया मुझे पढ़ाने में। तो आप लोग बताओ कैसा लगा आप लोग को। तो अब आप लोग को क्या करना है, अब करना है चैनल सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल का नाम क्या है, टीचरीफाई, TEACHERIFY, टीचरीफाई, ये चैनल है, आप लोग को सब्सक्राइब करना है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, सीटेट, सुपरटेट, आगे किसी एग्जाम में
है ना, टीचर से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। कहाँ पे? नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, और कमेंट सेक्शन में कहीं भी आप बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम या अपना टॉपिक। मैं आपसे डिटेल में पढ़ाऊँगा, जैसे पढ़ाया है इससे बढ़िया तरीके से। और साइंस का सेशन मैं साइंस की क्लास में लेके आ रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आप ढंग से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो अगली क्लास में मिलेंगे यार। बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू क्लास को देखने के लिए। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के बाय बाय।